हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो ये लेटेस्ट एडिशन की बुक लगी हुई है 2024 टू 25 की मैथ्स की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर रखा है। ऑलमोस्ट चैप्टर हो ही गया है, 3 से 4 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। 53 तक के क्वेश्चन सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर सारे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो लास्ट हमारे पास 58 तक है, 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, देन हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बाकी एक और चीज़ बताना चाहूँगी स्टार्ट करने से पहले, स्टार्टिंग के चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड है, चैप्टर नंबर 1 to 5 प्लस चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 13, चैप्टर 12, सारे लगभग चैप्टर्स इस बुक के अपलोड हो गए हैं। तो बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड के लिए आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप ज़रूर इसे करके जाइएगा इन क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। कह रहा है अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम आप लोग समझते हो कि क्या होता है? जो नॉर्मली वॉल क्लॉक होती है उसमें पेंडुलम लगा होता है ना, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ऐसा कुछ होता है ना। तो आपसे वो कह रहा है ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, और इसकी जो आर्क की लेंथ है वो 22 है। लेंथ ऑफ पेंडुलम आपको बतानी है, एक तरीके से आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल्स टू रेडियस। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मेरे पास होता है एक, वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। अब यहाँ मुझे लेंथ ऑफ आर्क क्वेश्चन में 22 गिवन है और थीटा मुझे 45 गिवन है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 54। तो यहाँ मैंने 45 लिख दिया, सॉरी यहाँ तो 22 आएगा क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क मुझे 22 गिवन है। ये हो गया 45 अपॉन में 360, 2 की जगह 2। पाई की क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, 22/7 ही यूज़ करनी है तो वही यूज़ करेंगे। आर तो मुझे फाइंड ही करना है, ठीक है ना यहाँ तक। चलो ऐसा करो, सबको दूसरी साइड ले जाओ, आर को अकेला छोड़ दो। तो 360 और 7 तो यहाँ मल्टीप्लाई का आ जाएगा, और 45 इंटू में 2 इंटू में 22 यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में आर हो गया। 22 से 22 तो सीधा ही कट कर दिया मैंने, 2 से इसको कट कर दिया मैंने, 180 पे ये कट हो गया। अब 180 और 45 भी बहुत आसानी से कट हो जाएंगे, 4 पे कट हो रहा है क्योंकि ये, तो मैंने इसे कट कर दिया। तो आर मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू में 7, इसका मतलब कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर मेरे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम आ गई है, वो मेरे पास कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ये है क्वेश्चन हमारे पास 54। अब सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे 4, उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए आते हैं क्वेश्चन 55 पे। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। आपसे क्या कह रहे हैं, दो सर्कल है जो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, मतलब सिर्फ बाहर बाहर से टच हो रहे हैं, और उन दोनों सर्कल्स का एरिया का सम आपको दे रखा है 130 पाई की फॉर्म में। ठीक है, और उन दोनों सर्कल्स के बीच में जो सेंटर का डिस्टेंस है ना दोनों का, वो 14 है। दोनों की रेडियस जो है वो आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने माना वो दो सर्कल्स कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सटर्नली टच कर रहे थे ना, तो इसको हटाओ, बिल्कुल बाहर से बनाना है ऐसे। ये उन दोनों के सेंटर हो गए, इन दोनों के सेंटर से दूरी मुझे 14 गिवन है। ठीक है, ये पूरा 14 गिवन है, और इनका एरिया भी मुझे गिवन है, उसका सम गिवन है। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिख दिया सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स, जो कि मुझे 130 पाई क्वेश्चन में गिवन था। तो मैंने सम होता है पाई, एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, एक को R1 लिया है एक को R2 लिया है, ये 130 पाई गिवन है। ठीक है ना, पाई मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो गया यहाँ,
और यहाँ आ गया 130 पाई। पाई से पाई तो कट हो जाएगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मेरे पास आ गया यहाँ पर 130। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 लिख के अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिया। अब मुझसे कह रहा था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 14 है, तो मैं कह सकती हूँ R1 प्लस R2 जो है वो मेरे को 14 गिवन है। ये मुझे क्वेश्चन में ही गिवन था। यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ। मैंने R1 की निकाल ली, 14 माइनस का R2। अब इसको पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। और इस वाली को इक्वेशन 2 ले लिया है मैंने। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। R1 की जगह मैंने 14 माइनस का R2 लिख दिया, स्क्वायर ऐसी है, प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 130। ठीक है यहाँ तक। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊंगी मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो होती है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस b स्क्वायर मतलब R2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 14 इंटू में R2 प्लस में R2 का स्क्वायर ऐसी है इज इक्वल्स टू में 130 ऐसी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब R2 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर मिलके 2R2 का स्क्वायर हो गए, माइनस ये आपके पास 14 2 जा 28 R2 हो गया, प्लस का 196 ऐसी है इज इक्वल्स टू में 130। तो 2R2 स्क्वायर माइनस का 28 R2 और प्लस का 196 माइनस का 130 में इधर ले आई इसको। यहाँ पर आ जाएगा 2R2 का स्क्वायर माइनस का 28 R2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर प्लस का 66 आएगा। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो R2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 14 R2 आ गया और यहाँ पर प्लस का 33 आ गया। 2 दूसरी साइड जाके 0 बन गया। यहाँ मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसमें मैं अब मिडल टर्म स्प्लिट लगाने वाली हूँ और R2 की 2 वैल्यूज़ को निकालने वाली हूँ। तो 11 और 3 मैंने यहाँ पर लिया क्योंकि बीच में मेरे पास 14 था, तो 11 और 3 मेरे को बहुत आसानी से मिल रहा था। प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर पेयरिंग कर दी, मैं R2 कॉमन लिया तो एक R2 बचा और अंदर 11 बचा। यहाँ 3 कॉमन लिया तो R2 माइनस का 11 बचा। प्लस का माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये साइन बाहर माइनस का था तो उसने अंदर का साइन चेंज कर दिया। तो R2 माइनस 11 और R2 माइनस का 3 आ गया। यहाँ से एक R2 की वैल्यू 11 आ गई और एक R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। 2 वैल्यूज़ निकली, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा था रेडियाई निकालनी थी, तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर R1 प्लस R2 मेरे पास कितना था, 14 था, जो कि मुझे गिवन था। तो केस 1 R1 प्लस R2 मेरे पास 14 था, तो अगर R2 मेरे पास 11 है तो R1 मेरे पास 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। R1 3 सेंटीमीटर हो जाएगा कब, जब R2 मेरे पास 11 सेंटीमीटर होगा। केस 2 में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, अगेन R1 प्लस R2 जो है वो मेरे पास 14 था, अगर मेरे पास R2 3 है तो R1 मेरे पास 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 2 रेडियाई उन सर्कल्स की आपके पास निकल गई। क्लियर है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 55 जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं तो 3 या 4 मार्क्स में आ जाते हैं, आप इन्हें ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 56 है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 6.16 स्क्वायर मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर। देखो नॉर्मली आपको क्वेश्चन में रेवोल्यूशंस दे रखे होते थे और आपको एरिया निकालना होता था। यहाँ आपसे कह रहा है एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, आप बताओ कि कितने रेवोल्यूशंस उसने लिए होंगे, कितनी बार वो घूमा होगा अगर वो इतना एरिया कवर करता है और डिस्टेंस उसका दे रखा है 572। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अगर आप देखें तो व्हील का एरिया दे रखा है तो इसी की हेल्प से हम कर सकते हैं। यहाँ पर तो एरिया ऑफ व्हील मुझे दे रखा है 6.16 और एरिया होता है पाई R स्क्वायर,
ठीक है ना। तो आर स्क्वायर, मैंने यहाँ पाई को मैं नीचे ले आई, का मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16 इंटू में 7/22 हो जाएगा। पॉइंट हटा के यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है, अब बचा आपके पास क्या है यहाँ पर 616 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू में 100। 616 को मैंने 22 से डिवाइड किया तो मेरे पास 28 बचता है। ठीक है, 28 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू में 7, नीचे मैंने लिख दिया 10 इंटू में 10। 4 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू में 2, 7 इंटू में 7 ऐसी है और 10 इंटू में 10 ऐसी है। 100 को खोल दिया था। तो अब यहाँ पर आर है तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2 इंटू 7 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 है, 2 7 है, 2 10 है, तो आर आ जाएगा 14/10। इसका मतलब 1.4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में मीटर था, सेंटीमीटर था, मीटर था, तो 1.4 मीटर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर रेडियस आ गई है। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस क्वेश्चन में रेडियस निकाली क्यों है। देखो, वो सबसे पहली बात नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछ रहा है आपसे, कितने होंगे। तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब है एक बार का गोला, तो उसके लिए आपको पेरीमीटर चाहिएगा सर्कल का। सर्कल के पेरीमीटर के लिए आपको क्या चाहिएगा, आर चाहिएगा, चाहिएगा ना आर। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर पहले आर निकाल दिया। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू में पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है मेरे पास 2 पाई आर, तो 2 इंटू में 22/7। ठीक है, और आर मेरे पास कितना है यहाँ पर, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में फाइंड किया 1.4। पॉइंट हटा के 10 आ गया, इसको इससे काट दिया 2 आ गया, 2 को इससे काट सकती हूँ 5 आ जाएगा। तो 2 इंटू में 22 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना, तो ये आ गया मेरे पास 44/5। मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में पेरीमीटर ऑफ व्हील। ठीक है ना, डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 572 है आपके पास, पेरीमीटर आपने 44/5 फाइंड किया है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 572 को 44 से डिवाइड कर लो तो 13 पे डिवाइड हो रहा है ये, और 13 5 जो आपको पता है 65 होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकल गए, कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे इतना एरिया करने में, तो वो निकले आपके पास 65। क्लियर है। तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 जो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास यहाँ पर। इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपसे 3 horses are tied at a vertex of a rectangular park of side 35, 84 and 91 meter with the help of a rope of length 14 meter each. Calculate the ratio of the area which can be grazed to the area which cannot be grazed. कह रहे 3 हॉर्स हैं, आपने उन्हें क्या किया, एक रस्सी से बांध रखा है। रस्सी की लेंथ आपको दे रखी है 14 मीटर है। कहाँ पर बांध रखा है, एक ट्राइंगुलर पार्क है, उनके वर्टेक्स पे बांध रखा है तीनों के। तो अगर मैं वो एक ट्राइंगुलर पार्क यहाँ पर बना दूँ, मैंने यहाँ पर एक वो ट्राइंगुलर पार्क बना दिया, इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। तो 14 मीटर की रोप से बांध रखा है, तो इसका मतलब मैंने ए वाला जो फर्स्ट हॉर्स है वो यहाँ कहीं ऐसे बांधा होगा, रस्सी लगा के ऐसे बंद किया होगा ना, वो सेकंड वाले को यहाँ कहीं बांधा होगा, थर्ड वाले को यहाँ कहीं। तो वो इतना एरिया ग्रेज्ड करेंगे, मतलब खा लेंगे। ये बाकी का अनग्रेज्ड एरिया रह गया जो अंदर बचा है। ठीक है, आपको इनकी साइड दे रखी थी, 91 मीटर दे रखा था, 35 मीटर दे रखा था और 84 मीटर दे रखा है।
क्लियर। अब जो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ग्रेस तो बहुत एरिया जो ग्रेस करेंगे वो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ग्रेस बाय हॉर्स, तो ये तो एक तरीके से आपका सेक्टर बन गया ना, तो सेक्टर का एरिया ही तो लगाना है। सेक्टर का एरिया होता है आपके पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आर कितनी होगी 14, क्योंकि रस्सी की जो लेंथ है वो आपको 14 दे रखी है, तो ये जो आर है ये 14 होगी आपके पास, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ थीटा कितना होगा, तो इसको मैंने थीटा 1 ले लिया, इसको मैंने थीटा 2 ले लिया और इसको मैंने थीटा 3 ले लिया है, तो तीनों का ही तो एरिया निकालोगे। तो थीटा 1 अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस थीटा 2 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस थीटा 3 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा तीनों का निकालने के लिए और तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने क्या किया 1 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बचा, ठीक है। अब 1 अपॉन में 360, पाई की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने क्या किया यहाँ पर 22/7 ही ले ली। आर मेरे पास 14 है। अब देखो ये ट्राइंगल के थीटा हैं तीनों, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो मैंने यहाँ 180 लिख दिया। क्लियर। इसको इससे काट दिया 2 आ गया, इसको इससे काट दिया 2 आ गया, 2 से इसको काट दिया 7 आ गया, तो 44 इंटू में 7 आ गया, तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और एक 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया ऑफ ग्रेजिंग आ गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कितना एरिया उसने ग्रेस नहीं किया उन हॉर्स ने, तभी हम रेशो निकाल पाएंगे। तो अगर मैं पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये तीनों ग्रेजिंग पार्ट का एरिया को माइनस कर दूं तो अनग्रेज्ड पार्ट आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालूं वो यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात ये ट्राइंगल पता होना चाहिए। आप चाहो तो इसे हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल तभी हो सकता है जब आपका जो यहाँ पर ए बी ए सी का स्क्वायर है प्लस जो बी सी का स्क्वायर है वो ए बी के स्क्वायर के बराबर हो, तभी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इसका मतलब 35 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 91 के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो एक बार हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। 35 का स्क्वायर तो 1225 आएगा, 84 का 7056 आएगा, और 91 का स्क्वायर होता है 8281। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 8281 ही आ रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ए बी सी जो है मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर है। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मेरे पास 90 डिग्री यहाँ पर सी पे होगा, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड के सामने होता है, 91 सबसे बड़ी है। तो अब मैं यहाँ पर अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकती हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है ना। तो बेस और हाइट 42 और 35 रहेगी, सॉरी 42 कह रही हूँ 84, क्योंकि 91 तो मेरी हाइपोटेन्यूज है लॉन्गेस्ट साइड। इसको इससे कट किया 42 आ गया, दोनों को इंटू किया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक बार यूनिट चेक कर लो, मीटर में सेंटीमीटर में मीटर में है, तो आप फिर यहाँ पर दोनों जगह मीटर वाली यूनिट ही लगाओ, जो क्वेश्चन में दी हो वही वाली यूनिट आपको लगानी है, ठीक है। अब आप निकाल सकते हो जो एरिया ग्रेज नहीं किया है, एरिया विच कैन नॉट बी ग्रेज्ड। तो ट्राइंगल के पूरे एरिया में से मैंने क्या किया, जो एरिया ग्रेज्ड हुआ था उसको माइनस कर दिया 308 को, तो मेरा एरिया निकल गया यहाँ पर 1162 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बस अब रिक्वायर्ड रेशो निकाल लो। तो 308 एरिया ऐसा था जो ग्रेज्ड था, 1162 ऐसा था जो अनग्रेज्ड था, ठीक है। अब आप इन्हें देख लो, जिस टेबल से ये आपसे कट हो रहे हो आप उनको उससे कट करते रहो। तो सबसे पहले हम इसको अपॉन में लिख लेते हैं ताकि हम इसको इजीली कट कर सकें। मैंने यहाँ पर क्या किया 308 को 2 से कट किया तो 154 आ गया, 116 को 2 से कट किया तो 581 आ गया।
अब अगर आप देखो तो 154 और 581 किसकी टेबल में आते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये 7 की टेबल में आते हैं, ये 22 पे आता है और ये 83 पे आता है। अब अगर हम उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपकी रेशो आ गई 22 अपॉन में 83, मतलब रिक्वायर्ड रेशो निकल गई 22:83। ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 57 जो कंप्लीट हो गया। बस आपको यहाँ पर पहले दोनों एरिया निकालने थे, ग्रेज्ड का और अनग्रेज्ड का, और उसके बाद रेशो निकालनी थी। क्लियर है? क्वेश्चन 58 है हमारे पास यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है, देन चैप्टर कंप्लीट। कह रहे 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। देखो हमने एक्सटर्नली वाला ये क्वेश्चन एक कर रखा है ऊपर, पर यहाँ कह रहे 2 सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरिया इज 116 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेम ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर एक्सटर्नली टच कर रहे थे, यहाँ इंटरनली टच कर रहे हैं। दोनों सर्कल्स के एरिया का सम दे रखा है और उनके सेंटर्स का डिफरेंस दे रखा है। तो कैसे करेंगे? पहले अगर हम यहाँ पर एक बार फिगर बना लें, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये ना मैंने उसका सेंटर बना दिया है। अब इंटरनली टच कर रहा है तो दूसरा सर्कल भी यहीं पर ही कहीं बना होगा। मैंने मान लिया ये दूसरा सर्कल है और ये उसका सेंटर है, तो मैंने छोटे वाले सर्कल के सेंटर को आर मान लिया। मैंने यहाँ लिख दिया लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल्स टू आर। तो फिर रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कितनी निकलेगी? वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था डिस्टेंस दोनों के बीच का 6 है, दोनों के सेंटर के बीच का 6 है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये मैं हाईलाइट करूँ, डार्क करूँ, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो 6 है। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस तो r+6 हो गई ना फिर, ठीक है। और इनके एरिया का मुझे सम भी दे रखा है। ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है सम ऑफ एरिया 116 पाई। तो एरिया होगा क्या? पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, एक छोटा r एक बड़ा r, ठीक है ना। ये वाला बड़ा r वाला है और ये छोटे r वाला है। 116 पाई, पाई मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। बड़े वाले r की जगह r की वैल्यू पुट कर दी r+6, कि बड़े वाली रेडियस इतनी ही निकली थी। अब मैंने इसमें क्या किया, अपनी आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना यहाँ तक। अब ये हो गया 2r स्क्वायर प्लस 12r और यहाँ पर आ गया 36 प्लस का और माइनस का 116 भी इधर ही ले आई, ठीक है। तो 2r स्क्वायर प्लस का 12r और माइनस का 80 आ गया। मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो r स्क्वायर प्लस का 6r माइनस का 40, ये 2 मैंने यहाँ बाहर ले लिया कॉमन। 2 दूसरी साइड जाके तो 0 बन गया। अब क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। 40 चाहिए और वैसे आपको 6 चाहिए, तो 10 और 4 ले लो, प्लस का 10r माइनस का 4r ले लो। पेयरिंग कर दी, r कॉमन लिया तो r प्लस का 10 बच गया, 4 कॉमन लिया तो r प्लस का 10 बच गया, ठीक है ना। तो एक बार r आपके पास r+10 और एक बार r-4 आ गया, r इज इक्वल्स टू -10 और r इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ये तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो छोटा r आ गया 4। तो स्मॉलर रेडियस निकल गई मेरे पास कितनी, 4 सेंटीमीटर। लार्जर कितनी निकलेगी, वो थी मेरे पास r+6, मतलब 4+6, तो यहाँ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये था आप पे लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ कंप्लीट। और चैप्टर्स इस बुक के चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।